we have universal law of gravitation. What does it say? Newton in this law of gravitation said that अगर आपके पास दो masses हैं m1 and m2, ठीक है, m1 kg and m2 kg, इनके बीच का सेपरेशन है आपका r, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी that will be proportional to product of masses m1 and m2, and it will be inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? F is proportional to m1 m2 upon r square, एंड अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटा दूं तो देयर विल बी अ कांस्टेंट जी m2 अपॉन r स्क्वायर. ये जो g है, दिस इज माय यूनिवर्सल universal gravitation constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? 6.6 हम्म 6.62, it's a 7 into 10. 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं. ठीक है, Yes, sir. सो दिस इज माय न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, सो अब इस फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. फर्स्ट थिंग, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ठीक है, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी. क्लियर है? सेकेंड थिंग, ये तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ से ही पता होगा कि एक्शन रिएक्शन वाली जो फोर्स, मतलब जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा, तो द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स. ठीक है, इस जो लाइन है इन Yes, दोनों sir. पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है, उसके अलोंग ही फोर्स लगेगी. ये तो बिल्कुल बेसिक न्यूटन थर्ड लॉ का है. ठीक है, एंड देन वी Yes, sir. हैव F12 का वेक्टर इज इक्वल्स टू -F21. मतलब जिस अगर मान लिया हम इसको मानते हैं ऑब्जेक्ट नंबर वन, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर टू, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स होगी इधर की तरफ, और इधर लगने वाली फोर्स होगी m2 पे लगने वाली फोर्स होगी लेफ्ट साइड में, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी. ठीक है, एंड विल ऑल्सो से F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. ठीक है, Yes, sir. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of medium in which masses are kept. So basically आपको पता है दो चार्जेस अगर आपके पास हैं, उनको अगर आप पास में लाओगे तो वो रिपेल करते हैं. सेम सेम चार्जेस होंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. है ना? Yes, sir. बट अगर आप मासेस को रखोगे, मतलब, और दूसरी चीज, अगर आप चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दोगे, सपोज आपने पानी में डाल दिया या फिर लेट्स टेक कोई ऑयल में डाल दिया आपने उन दोनों चार्जेस को, तो उनके फोर्सेस में कुछ फर्क आ जाएगा. ठीक है, पहले सपोज एफ रिपल्शन फोर्स थी, बाद में F/2 F/3 वट एवर नंबर, F/10 कुछ भी हो सकता है, तो वो फोर्स बदल जाएगी. बट ग्रेविटेशन के केस में मीडियम में अगर आपने डाल दिया, मान लो आपने दोनों मासेस को पानी में डाल दिया, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन बिटवीन. Okay, sir. ठीक है, एंड दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? अब देखो, आप जो है यहाँ बैठ के एक गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रहे हो. ठीक है, कितनी दूर है गैलेक्सी? मल्टीपल लाइट ईयर्स अवे. तो आप भी उसको अपनी तरफ खींच रहे हो. सो इट इज हैविंग अ लॉन्ग रेंज, मतलब खत्म नहीं होती है, इवन दो द फोर्स इज नेग्लिजिबल, बट आप खींच रहे हो उसको, उस गैलेक्सी को अपनी तरफ. ठीक है, Yes, sir. ओके. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये क्या होता है, इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में अप्लाई होते आते हैं. ठीक है, Yes, sir. ओके. दिस वाज द ग्रेविटेशनल लॉ. अब वो तो आई थिंक कर लोगे, मास डबल किया तो फोर्स कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आधा कर हाँ. दिया, वो तो हो जाएगा अभी. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस कम टू केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ, केपलर ने क्या बोला था? ही सेड, he gave three rules or three laws of motion. First is the law of orbits. लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमेगा, तो हमेशा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, और सन किसी एक फोकस के ऊपर होगा. आपने अगर कॉनिक सेक्शन पढ़ लिया क्लास 11th में, अगर क्लास 11th में ही आता तो कॉनिक सेक्शन के अंदर चैप्टर
आपका है ना एक पार्ट कौन होता है सेक्शन ellipse के का। अंदर इलिप्स? हाँ हाँ, इलिप्स। ठीक है। तो इसके दो फोकस होते हैं, एक होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे। सो दिस इज जी F1 सर। एंड दिस इज F2। सो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? इट सेज एवरी प्लेनेट ऑर्बिट्स अराउंड सन। ध्यान रखना, एग्जाम्स में डेरिवेशन मतलब ये स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है। स्टेट न्यूटन्स केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, सो एवरी प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। So every planet orbits around the sun in elliptical orbits with sun at one of its foci. ठीक है, यस सर। जब प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा होगा तो आपका ऑर्बिट जो होगा वो इलिप्टिकल रहेगा, और सन F1 या F2 में से किसी एक जगह पे होगा। सो सन कुड बी इधर एट दिस पोजिशन या फिर यहाँ पे होगा सन। ठीक है, यस सर। ओके। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। दिस लॉ हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लिख रहे हो साथ साथ या नहीं? हाँ सर लिख रहा हूँ सर। ओके, सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे है, उसमें पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं, हम उसमें नहीं जाते। अगर मतलब किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कौन सा केपलर का लॉ वहां से वैलिड होता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ओके ठीक सर। है, जेई एडवांस में अगर आप देखें तो ये शायद काम आ जाए, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैसे वहां पे भी नहीं आना चाहिए, हायर स्टडीज में ये काम आएगा। ठीक है, सो हम उसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज माई लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज, अब ये क्या कहता है? इट सेज, पहला वाला रूल समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब एक चीज़ और भी चलो इसके बाद बताएंगे। लॉ ऑफ एरियाज, इसके तीन चार नाम हैं। फर्स्ट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, इसका एक मतलब इस नाम से भी इसको स्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों आएगा? विल सी इट लेटर ऑन, विल सी डेरिवेशन। ठीक है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ एरियाज तो है ही है। तो तीन नाम हो गए इसके, तीन मतलब तीनों में से कुछ भी एक रेफर कर सकते हैं, तो दैट मीन्स द सेकंड लॉ। ओके सर। ठीक है, ओके। एंड अगेन, अब ये क्या रहा है? इट सेज तो इट सेज दैट इफ ऑब्जर्व्ड, आप लिख लो इसको, मैं बोलने में ये लिखने में टाइम लग जाएगा। इफ ऑब्जर्व्ड फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सर एक मिनट। इफ इफ ऑब्जर्व्ड फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर सेम टाइम के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो प्लैनेट को, इफ ऑब्जर्व्ड फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सर। then sun sweeps out, then sun, sorry, then planets, then the planet sweeps out, मैं लिख देता हूँ, if observed for equal intervals of time, planet sweeps out equal areas about the sun। मतलब क्या है इसका? ये कह रहा है कि भाई अगर आप ए से भी, मतलब आपका सन यहाँ पे है, किसी एक फोकस पे है, आपका प्लेनेट इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। सो आपका प्लेनेट सपोज किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है इन टाइम से, इन सम टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के अंदर आपका प्लेनेट जब सन से दूर था तो ए से बी पे जा रहा है। ठीक है, और जब सन के पास में आया तो सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जा रहा है, मान लो। ठीक है, तो ये जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि व्हेन द इफ ऑब्जर्व्ड फॉर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर सेम टाइम, सेम डेल्टा टाइम के, डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर आप देख रहे हो, देन द planet will sweep out equal areas at the sun। तो ये जो एरिया बनेगा यहाँ पे,
ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया आपके बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन कब होगा ये कंडीशन? इफ ऑब्जर्व फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बहुत जरूरी है, तो टाइम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, Okay, sir. so if observed for equal intervals of time, then the area swept by the planet around the sun will be equal. Planet sweeps out equal areas around the sun. ठीक है, अब इसके दो प्रूफ बनते हैं। एक होता है छोटा प्रूफ बनेगा, अगर कम नंबर का आएगा तो आप उस तरीके से कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन की तरह से। एंड देन अगर 3, 3.5, 4 नंबर का आता है तो आप बड़े वाला प्रूफ करोगे। तो एक मतलब बेसिक हम क्या समझ लेते हैं इसको। लेट्स से एक यहाँ पे जब आपका प्लेनेट है, सपोज उसकी वेलोसिटी v1 है और रेडियस सूरज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज आपका r1। यहाँ पे प्लेनेट की स्पीड सपोज v2 है एंड रेडियस इज, या सन से लेके डिस्टेंस इज सपोज r2। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगर हम सेम टाइम डेल्टा टी के लिए ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व फॉर सेम टाइम डेल्टा टी, देन इसको हम a1 मान लेते हैं बिकॉज ये v1 सब्सक्रिप्ट डाला हुआ है, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया a2। ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए अगर हम ऑब्जर्व करेंगे देन ये एरिया कितना बनेगा? देखो यहाँ से अब हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, सो लेट्स टेक ये डिस्टेंस मेरा हमने नाम रख रखा है r1। ठीक है, अगर ये एंगल मेरा θ1 है और θ1 एंगल आ गया सपोज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरा? R1 into theta. कितना आएगा? r1 टाइम्स θ1। Theta. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. सो a1 एरिया मेरा क्या बन जाएगा? दिस इफ वी कंसिडर इट एज अ स्मॉल ट्राइंगल तो क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या बन जाएगा? हाफ इंटू r1 इंटू हाइट कितनी बनेगी? r1 θ1। ठीक है, Yes, sir. ओके। a2 एरिया क्या बनेगा? अच्छा, R2 theta. ओके, दिस विल बी हाफ r2 इंटू r2 θ2। ठीक है, Yes, sir. अब हम क्या कर लेते हैं, लेट्स टेक ओके, लेट अस टेक कि बहुत छोटा टाइम था आपका ये, तो इसके अंदर ये डिस्टेंस आएगा क्या वैसे? कैन आई से दिस इज माय v1 टाइम्स डेल्टा टी, ये इसके बराबर भी तो आएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स हाफ इंटू r1 इंटू v1 टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, और ये क्या बनेगा? दिस इज ऑल्सो हाफ r2 इंटू v2 टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ लेट अस टेक, अगर हम मान लें, देखो अब पिक्चर क्या बन गई यहाँ पे, लेट्स टेक कांस्टेंट थिंग्स अलग से, बाकी सारी अलग से। सो आई हैव r2, आई हैव v2, आई हैव डेल्टा t अपॉन 2। यहाँ बन रहा है मेरे पास r1 v1 डेल्टा t अपॉन 2। ये दो इक्वेशन, दो कंडीशन बन रही है। दिस इज माई a1, दिस इज माई a2। अगर मैं पूरी इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं, मतलब मास ऑफ प्लैनेट से, तो वट आई हैव, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड कर दिया, तो m इंटू वी इंटू आर क्या बनता है मेरा? दिस बिकम्स माई Angular. एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो आई राइट दिस इज माई L2 टाइम्स डेल्टा t अपॉन 2m। दिस इज माई L1 डेल्टा t अपॉन 2m। ठीक है, Yes, sir. दिस इज माई a1, दिस इज माई a2। अब आती है बात हमारी, लेटस जो हमने यहाँ डिफाइन किया ना एरियल वेलोसिटी, अब देखते हैं ये क्या होता है। एरियल दो तरीके से आप लिख सकते हो, एक होता है ARIAL, एक होता है AREAL। ये होता है हवा से रिलेटेड, लाइक होता है ना जो हमारा ट्रांसमीटर और वो एंटीना होता है उसको हम एरियल बोलते हैं, दिस एरियल। लेकिन ये होता है रिलेटेड टू एरिया, दिस वन इज रिलेटेड टू एरिया। ठीक है, तो अगर ओके, एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एरियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, व्हाट डज इट बिकम? दिस इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? A2 अपॉन डेल्टा टी।
सो आई टेक A2 एरिया इसने कवर किया इन सम टाइम डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू L2 अपॉन 2m, एंड ये क्या आएगा, दिस इज A1 अपॉन डेल्टा टी बिकम्स L1 अपॉन 2m. यस नो? Yes, sir. ठीक है. सो आई विल सिंपली से कि एरियल वेलोसिटीज आर इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, दैट मीन्स L अपॉन 2m. ठीक है, एक ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट एरियल वेलोसिटी इज L अपॉन 2m. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. अब आती है बात हमारी कि हमने अभी तक एरिया ऑफ सेम है ये प्रूव नहीं किया, तो उसके लिए क्या करें हम, विल टेक, अब देखो दोनों पॉइंट्स हम देखते हैं, छोटा सा वेरिएशन समझेंगे डिस्टेंस का सिर्फ, बिकॉज टाइम बहुत छोटा लिया हमने डेल्टा टी. जब आपका पार्टिकल यहाँ पे था, इस पे फोर्स कहाँ लग रही होगी, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स है तो अंदर की तरफ लगेगी. ठीक है. Yes, sir. और पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब यहाँ से लेके पोजीशन वेक्टर आपका बनेगा R1 वेक्टर, ये बनेगा इधर तक ऐसे. ठीक है. और फोर्स इसी की डायरेक्शन में लग रही है बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स है. ठीक है. सो Yes, इफ sir. आई फाइंड आउट द टॉर्क, क्या जब आपका पार्टिकल ए पोजीशन पे है, क्या इस पे कोई टॉर्क लग रहा है, टॉर्क एट पॉइंट 8, ये क्या होगा, दिस इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बिकॉज आर एंड एफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल है एक दूसरे के. Sin 0. तो टो क्या आ जाएगा, जीरो. 0. साइन जीरो इज साइन 180 इज जीरो. Yes, sir. जब एक्सटर्नल टॉर्क आपके ऊपर जीरो आ चुका है, व्हाट डू वी से, रोटेशन से आप Rotation equilibrium. Rotation equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या फिर आप बोल सकते हो दैट एंगुलर मोमेंटम इज Conserved. कंजर्व्ड. तो अगर एंगुलर मोमेंटम मेरा कंजर्व्ड है, व्हाट कैन आई से, आई विल से L1 इज इक्वल्स टू L2. मतलब आप चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ आओ, चाहे यहाँ आओ, चाहे ए पे हो, चाहे बी पे हो, चाहे सी पे हो, चाहे डी पे हो, आपका एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड. Yes, ठीक sir. है. एज विल राइट एज टो एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंड दस L1 इज इक्वल टू L2. और अगर L1 और L2 बराबर हैं, आई से मास तो दोनों का सेम ही है, तो आई सिंपली से A1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 अपॉन डेल्टा टी. सो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स एरियल वेलोसिटी इज Constant. सेम, हाँ कांस्टेंट कह लो या सेम कह लो. ठीक है. ये किसका कौन Yes, सीक्वेंस है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का. yes, sir. ठीक है. और ये चीज़ तो हमने चलो इसके लिए प्रूव कर दी है. आगे से आपको कोई भी सेंट्रल फोर्स मोशन मिल जाए, मतलब कोई भी ऐसा फोर्स जिसमें आपको दे रखा है F इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर ऊपर स्क्वायर हो, एक्स हो, या मतलब आर ले लो, कुछ भी पावर आपको दे रखी हो, अगर सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स उसके लिए एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. क्यों, बिकॉज टॉर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स आपकी या तो बाहर की तरफ लग रही है रिपल्सिव, या अंदर की तरफ लग रही है. Okay, sir. ठीक है. आगे से जब भी सेंट्रल फोर्स मोशन आएगा तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बिना सोचे लगा सकते हो आप. Okay, sir. ठीक है. लिख लिया आपने या फिर लिखना है अभी, जी सर, लिखनी है. लिख लिया, नहीं, लिखना है, लिखना है. लिखना है. ओके, लिख लो.
इसमें तो आपको फिर टाइम लग जाएगा काफ़ी, अगर हम लाइक लेक्चर के हिसाब से चलेंगे तो। चलिए कोई नहीं। Okay, sir. हो गया। ओके, सो दिस वाज द लॉ ऑफ एरियाज। इसके दो मतलब हैं, दो और मतलब हैं। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज अच्छा, इसी से एक चीज़ और निकल के आती है कि एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं इसको, कि आपको प्रूव करना है कि अब जब प्लैनेट घूम के सन के पास आता है तो उसकी वेलोसिटी और दूर जब रहता है उस टाइम में वेलोसिटी का रिलेशन आपको बताना है, किस में वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वी नो इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जब आपका प्लैनेट घूम रहा है और ये आपका सन है, सपोज यहाँ पे आपका प्लैनेट है, यहाँ पे स्पीड अपर सपोज v1 है, डिस्टेंस आपका है सपोज r1। जब सूरज के पास आ जाएगा तो वेलोसिटी सपोज v2 है एंड डिस्टेंस इज सपोज r2। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे यहाँ पे Yes, हो sir. चाहे यहाँ पे हो। सो एल से L1 इज इक्वल टू L2। Yes, ठीक sir. है, सो L1 क्या आएगा, mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2। Yes, ठीक sir. है, मास से मास को उड़ा दीजिए, आई विल हैव v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। R2 तो v1 क्या है, v1 है इस पॉइंट पे वेलोसिटी, और ये क्या है r2 पे, मतलब v1 क्या आएगी, v1 अपॉन v2 इज r2 अपॉन r1। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू छोटा डिस्टेंस अपॉन बड़ा R2. डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी Yes, बात sir. है, thus when planet is away from sun, speed decreases। आपने अगर सुना हो तो मेन्यूवर जो होती है सैटेलाइट्स का, वो इसी तरीके से होता है। जब दूर जाते हैं तो स्लो स्लो जाती हैं, जैसे पास आती हैं स्पीड बढ़ जाती है उनको, फिर वहाँ से और स्पीड दे के उनको हल्की सी, और उनको फिर दूर भेजते हैं दोबारा से, और 2-3 महीने बाद दोबारा घूम के आते हैं, फिर दोबारा से और स्पीड दे देते हैं। जब सन के पास आता है आपका सैटेलाइट, या किसी अर्थ के पास आता है आपका सैटेलाइट, तो सेम चीज़ फॉलो कराते रहते हैं, उसका ऑर्बिट बढ़ा देते हैं। बिकॉज अगर खुद ऑर्बिट बढ़ाएंगे, लाइक सारा एनर्जी इंजन रन करा के, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, पेट्रोल एंड ऑल, जो भी उसका जो भी फ्यूल होगा, हाइड्रोजन वट एवर इट इज़। ठीक है, तो वो Yes, sir. बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन पुल से उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो पास में आता है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और उसका वो बढ़ जाता है रेडियस, जहाँ भेजना होता है उसको फिर वहाँ पे भेज सकते हैं। Yes, sir. क्योंकि होता बहुत हैवी है, कई हज़ारों किलो का Yes, है, sir. तो उसको अगर मैन्यूवर करना है आपको, या उसको डायरेक्शन भी बदलनी है, तब भी इंजन स्टार्ट करके करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। Yes, sir. ओके, कमिंग टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, एनी आइडिया? नो, Law of periods. लॉ ऑफ पीरियड्स, गुड। सो दिस इज लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जितना भी आपका टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, उसका अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ऑर्बिटल रेडियस के R2. क्यूब के। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ होता है ना कि किताबों में तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, सो वो हमें देखना है एक बार। व्हाट हैपेंस इज, जब आपका लाइक, मतलब हम बोल देते हैं कि सारे ऑर्बिट्स आपके इलिप्टिकल होंगे, लेकिन अगर हम एक्चुअल में जाएं तो 2 या 3% का डेविएशन अगर हम हटा दें, कि भाई 2 या 3% का अगर हम एरर हटा दें, तो सारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर है। बट एग्जैक्ट सर्कुलर सर्कुलर नहीं है, तो अगर आप मतलब एज इन नासा के साइंटिस्ट या इसरो के साइंटिस्ट बन के सोचो, तो हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट है। बट हमारे लिए
2-3% तो हमारा एरर आराम से आ जाता है। तो विल Yes, कंसीडर sir. फॉर एवरी कैलकुलेशन, विल कंसीडर कि हमारा ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है। लेकिन बोलेंगे कि हमेशा हम कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, Yes, sir. एक या दो प्लेनेट है सिर्फ, उस उनके लिए डेविएशन आपका थोड़ा 5% है, बाकी सबका 1-2-3% है सर्कुलर से। तो विल कंसिडरेट कि हमारा सारा ऑर्बिट सर्कुलर ही है, सारे के सारे। बट विल से कि नहीं Yes, sir. भाई, सर्कुलर एग्जैक्टली नहीं है इलिप्टिकल, बट टू अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन इट इज सर्कुलर। Okay, sir. ठीक है, सो अब ये प्रूव कैसे करना है हमें। विल से कि भाई देखो, जब आपका सन आपका सेंटर में है और प्लेनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ध्यान रखना ये आर प्लेनेट का रेडियस नहीं है, ये ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन है। Okay, sir. ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेवोल्यूशन, आप जो भी समझें। ठीक है, सो ये आपका प्लेनेट है। सो इफ सपोज दिस इज योर मास ऑफ सन, दिस इज योर मास ऑफ प्लेनेट, तो हमने जब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक जरूरत चीज क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब ये भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है प्लेनेट, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स Yes, लग sir. रही होगी। आई विल से एम पी वी स्क्वेयर अपॉन आर। एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन प्रोवाइड कराएगा हमें, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज Gravitation एम force. एस एम पी अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, बट बिकॉज मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, आई यूज द डिफरेंट फॉर्मूला फॉर माई सेंट्रीपिटल फोर्स। वो होता है एम पी ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू जी एम एस एम पी अपॉन आर स्क्वेयर। कुछ नहीं करना, वी को आर ओमेगा रख दो, यही रिलेशन आ जाएगा। इस वी को आर ओमेगा रख दो, ये रिलेशन आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, सो आई हैव, अब मेरे को ये भी पता है दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। सो आई हैव एम, देखो एम पी से एम पी तो काट दो, आई हैव 4 पाई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर। इसको यहाँ पुट कर दिया, 2 पाई अपॉन टी को यहाँ पुट कर दिया। Yes, sir. इस आर को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो आई हैव जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर पहले से था, एक और आर आ गया तो बन गया आर क्यूब। ठीक है, Yes, sir. नाउ आई गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी टाइम्स मास ऑफ एस टाइम्स ऑफ आर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास रूल आ चुका है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज 4 पाई स्क्वायर बाय जी टाइम्स मास ऑफ सन। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज करेंगे बार बार इस तरीके से, आपको याद रखना है दैट दिस इज मास ऑफ Sun. सेंट्रल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर प्लेनेट घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो यहाँ पे मास ऑफ सन आएगा। अगर सेटेलाइट घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सेटेलाइट। जो Satellite. सेंटर पे होगा, सेंट्रल ऑब्जेक्ट होगा, उसका मास यहाँ पे आएगा। ठीक है, Okay, sir. एक और चीज़ हमें यहाँ से, मतलब यहाँ से एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि अर्थ का मास से मतलब नहीं है हमें। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इतनी दूरी पे घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड फिक्स हो गया। यहाँ पे देखो, अर्थ के मास से मतलब ही नहीं है हमें। तो अर्थ को Yes, हटा sir. के अगर आप 1 किलो का ऑब्जेक्ट भी रखोगे इतनी ही दूरी पे, तो वो भी सेम टाइम लेगा। Okay, sir. अर्थ का मास 6 × 10⁻²4, वो हटा के अगर 1 किलो का भी रखोगे तब भी सेम टाइम पीरियड आएगा आपको। Okay, sir. उसको भी 365 दिन ही लगेंगे इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. डन, ओके, ऑलराइट, कमिंग टू
हमारे केपलर के तीनों लॉज हो चुके हैं. लेट अस नाउ कम टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन ग्रेविटेशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन ग्रेविटेशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका फिजिक्स में काफ़ी चैप्टर्स में आएगा. वेव्स में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, देन एसएचएम में, देन यू कैन थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. ठीक है. बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई सपोज देखो आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ. ठीक है. आप मेरे ऊपर Yes, sir. ऑब्वियसली एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो. अस बीइंग मासेस, हम एक दूसरे को अपने लाइक विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. बाय अ फोर्स विच इज गिवन विच इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. आपका मास मेरा मास अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. बट अगर कोई दूसरा बंदा आता है, लेट सपोज यहाँ बेड है. ठीक है. इसके आने से हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी दैट विल नॉट चेंज. या फिर बीच में दीवारें खड़ी हैं, उनमें ईंटें लगी हुई हैं, उसके मास के बीच में आने से या कहीं और आने से, साइड में भी नीचे व्हीकल्स होंगे. ठीक है. उनके आने से हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही होगी दैट विल नॉट चेंज. दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है. सो व्हाट डज इट से? इट सेज सपोज m1 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका मास है m2, इनके बीच में फोर्स लग रही है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. यस नो? अगर Yes, sir. r डिस्टेंस ये है तो, इफ r इज दिस डिस्टेंस, अगर यहाँ पे एक तीसरा मास भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, लेट से m3, तो ऑल्दो m1 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है दैट विल चेंज, बट ये वाली फोर्स बिल्कुल भी नहीं बदलेगी. दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. Okay, sir. ठीक है. इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी वो उतनी ही रहेगी, बट हाँ इस पे जो नेट फोर्स होगी वो ऑब्वियस सी बात है भाई, तीसरा मास आ गया तो ये भी इसको अपनी Yes, तरफ sir. खींचेगा, ये भी खींचेगा, नेट फोर्स आएगी आपकी इधर की तरफ. बट क्या ये फोर्स जो पहले थी और अब इसके m3 के आने के बाद ये वाली फोर्स विल रिमेन सेम. ठीक है. Okay, sir. दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो हम बोलेंगे F net on any let's say first object will be equals to vector sum of all the forces. So F12 plus F13 plus F14 and so on up to जितने भी आपके पास मासेस हैं. So net force on M1 will be equal to vector sum of all the forces. लेकिन अगर आप बोलोगे भाई क्या फोर्स F12 में कोई फर्क आएगा M2 M3 के आने से, तो इट रिमेन द सेम. Yes, sir. ठीक है. ये आप उस तरीके से भी समझ सकते हो जो आपने हमने वो करा था ना, कि मीडियम के आने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मीडियम में क्या है, पार्टिकल्स हैं, तो जब मीडियम से फर्क Yes, नहीं sir. पड़ रहा तो किसी और पार्टिकल के आने से भी फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, sir. ठीक है. समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया. चले आगे. हाँ sir. ओके. नाउ विल सी एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेक्टर्स, कि इफ टू वेक्टर्स तो मैं थीटा की वैल्यूज लिखते जाऊंगा, आपको मेरे को रिजल्टेंट बताना है. पहला, जब थीटा 30 डिग्री आएगा, दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना बनेगा? ये दो वेक्टर मतलब v1 v2 लिस्ट वेक्टर को फिर के आगे लिखेंगे. पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? रूट ए बी साइन थीटा. रूट ए बी साइन थीटा. क्यों? व्हाई जस्ट दिस? अच्छा एक मिनट, पहले इसका रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट कितना आएगा? कैन आई से दिस इज द रिजल्टेंट? कैन आई से दिस इज माय रिजल्टेंट? Yes, sir. नो. रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर के टर्म्स में सम ऑफ द वेक्टर्स. तो सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्हें हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा. हमें इसको यहां लाना पड़ेगा. ठीक है.
ए का हेड और बी की टेल ज्वाइन करनी पड़ेगी, एंड अब ये जो आएगा रिजल्टेंट देगा मुझे, दिस इज माय सी वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर था, ठीक है। ओके ये सर। तो आई थिंक हमने करा है पहले, नहीं किया? नहीं सर, किया सर। किया है ना, भूलना नहीं है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस सर। इट सेज कि एडिशन करते टाइम while adding two vectors, आपको put them head to tail, और एंगल निकालते टाइम उनको या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करना है। ओके सर। टू फाइंड एंगल, दिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। 30 डिग्री में कुछ खास ओके चीज़ नहीं सर। आती तो हम इसको याद नहीं रखेंगे, विल रिमेंबर व्हाट विल कम एट 60 डिग्रीज। 60 डिग्री भी क्या बनेगा, दिस विल ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए ए बी स्क्वायर कॉस 60। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 becomes 1/2, तो क्या आ यस गया, सर। और मतलब इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम सपोज, तो ये आपको याद रखनी है स्टेटमेंट्स, कि उन दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, देन अगर 60 डिग्री उनके बीच में है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 टाइम्स एफ। अगर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ है, तो 60 डिग्री अगर आप रखेंगे तो नेट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ एफ, वो 3 टाइम्स सर। ठीक है। अगर 90 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ एफ, पाइथागोरस, ओके ठीक है। सर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, 90 वाला जीरो हो गया, क्योंकि बच यस जाएंगे, सर। ट्वाइस हो जाएगा। 120 पे कितना आएगा, दिस विल जस्ट बी एफ। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। और ओके 180 पे सर। क्या हो जाएगा, बताओ, 180 पे क्या हो जाएगा, उल्टा या एफ जीरो बाय रूट जीरो जीरो, 0। क्योंकि एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर इधर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट भी जीरो। 0। ओके, ठीक है। तो अब ये काम कहाँ आएगा, ये आपको बता देता हूँ। यू शुड ट्राई दिस थिंग, मतलब क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, जो नहीं होएगा मेरे को बताना फिर। मैं मतलब यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ बिकॉज बहुत लेंथी पड़ जाएगा सोल्व करना, इतने में कुछ और ओके। आपको अच्छा लगा दूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके सर। सो बेसिकली व्हाट दे विल गिव यू क्वेश्चंस इज लाइक, दो वेक्टर है आपके पास, एक दो, दो और तीन मासेज हैं आपके पास, दीज आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास सपोज अगर 2m दे रखा है और इसका मास 3m दे रखा है, ठीक है। तो और मतलब ये जो फैक्ट है ये वाला कब लग पाएगा, जब तीनों मास सेम होंगे। लेट्स टेक इनिशियली सेम मास है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपके पास। तो अगर 3 मास है, तीनों मास सेम दे रखे हैं आपको, और इसकी साइड सपोज आपको दे रखी है ए, ठीक है। तो हम नाम ले लेते हैं 1 2 और 3। फोर्स ऑन फर्स्ट वेक्टर क्या आएगी, फर्स्ट वेक्टर को ए अपनी तरफ खींच रहा होगा, या अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये सुनो। यस सर। तो नेट फोर्स कहाँ आएगी, इधर की तरफ। अब या तो मैं इसको सोल्व करूँ, या फिर मैं वो स्टेटमेंट लिख दूंगा ये वाली, व्हेन टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड द रिजल्टेंट एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, देन अगर 60 डिग्री का गैप है उनके बीच में, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ एफ। √3 तो पहले मैं एफ निकालूँ, एफ कितनी आएगी, एफ विल बी gm² अपॉन ए स्क्वायर। भाई ये फोर्स भी उतनी है और ये फोर्स भी उतनी है, यस ठीक सर। है। और ये बीच में जो ये वाली फोर्स आएगी, ये कितनी आएगी, सिंपली √3 टाइम्स ऑफ एफ। खत्म, ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, ओके ठीक सर। है। और ये एंगल कितना बनेगा, बिकॉज सिमेट्री है तो ये 30 डिग्री बनेगा, बिकॉज पूरा एंगल था हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। यस सर। सेम, अब आपने एक एक मास पे निकाल लिया, कितनी फोर्स लग रही है,
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ऐसा भी हो सकता है बीच में एक मास रख दें, तो गिव इट ट्राई, नहीं होता तो फिर मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, और अगर ओके आप सर। इस वेक्टर का आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, F1 फोर्स कितनी आएगी, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ F टाइम्स cos थीटा along I कैप प्लस √3 टाइम्स ऑफ F टाइम्स sin 30 along J कैप। और F क्या है मेरा, F मेरा ये है, so I'll write √3 g m square by a square cos 30 along I cap plus √3 g m square by a square sin 30 along J cap। ठीक है, मतलब यस सर। बेसिकली आप स्टार्टिंग से GM1 M2 मत रखना स्टार्ट करना, एक स्टैंडर्ड एम एफ मान लो। अगर आपको दिखा F/3 आ रही, तो मतलब GM² / 3 A² आ रहा है, तो उसको F/3 मान लो। ओके लास्ट में सर। जाके हम उसको कॉमन लेके फिर दोबारा वैल्यूज डाल देंगे, थोड़ा कम कैलकुलेशन वाला पार्ट लगेगा आपको, ओके सर। जल्दी प्रोसीड हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके, इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, एनसीईआरटी में दे रखे हैं 7.2 क्वेश्चन है, और भी बन सकते हैं इसमें। ओके सर। चलिए अब हाइट के वेरिएशन वगैरह पे। यस सर। अच्छा ये बताओ, केपलर्स लॉज, ग्रेविटेशन और सुपरपोजिशन थ्योरम में और इसमें कोई डाउट? नो सर। चलिए, लेट अस नाउ मूव टू हाइट और उस पर वेरिएशन पे। ठीक है, इसके वेरिएशन से पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, दैट इज न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम क्या कहता है? दिस सेज, इसके दो केसेस बनते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड वन। तो ये कहता है भाई, इट सेज कि अगर ये सपोज मेरे पास एक m मास का और r रेडियस का प्लेनेट है, एंड मैं इसके ऊपर एक मतलब किसी और स्मॉल एम मास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस पर फोर्स कितनी लग रही होगी। अगर हम ऐसा कंडीशन में हैं कि हम प्लेनेट से बाहर एक मास को रख रहे हैं और उस पर अगर फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स क्या आएगी, हमें क्या मान लेना है, हमें मान लेना है कि ये पूरा मास जो है प्लेनेट का, ये सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यस सर। क्या कह रहे हैं हम, अगर हमारे पास एक m मास का और r रेडियस का प्लेनेट है, और मैं इस यस सर। प्लेनेट से बाहर, इसके सरफेस से बाहर अगर फोर्स निकालना चाहता हूँ छोटे यस मास सर। m के ऊपर, ठीक है, तो मैं फोर्स जो निकालने को मैं उसको क्या मानूंगा, आई अंडरस्टैंड कि ये पूरा मास का जो प्लेनेट का था, दिस इज नाउ कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, और फोर्स कितनी लगेगी अब, फोर्स विल बी जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा, ये पूरा डिस्टेंस, बिकॉज सारा मास तो यहाँ पे आ गया, काइंड ऑफ लाइक सेंटर ऑफ मास समझ लो। ठीक है, अगर ये आपकी एच हाइट ऊपर था सरफेस से, आर तो ये प्लस एच आएगा होल r+h का होल स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है न्यूटन शेल थ्योरम की। ओके ठीक सर। है, स्टेटमेंट में नहीं लिखवा रहा हूँ, आप बुक में से रिवाइज करोगे समझ लेना, बट बेसिकली क्रक्स यही है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एप्लीकेशन जरूरी है, दिस थ्योरम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ओके। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार दोबारा बता देता हूँ, इफ द पॉइंट और इफ द मास अंडर कंसिडरेशन, ये जो स्मॉल मास m है जो हमने कंसिडर किया है, इफ द मास अंडर कंसिडरेशन इज आउटसाइड द प्लेनेट of mass capital M and radius capital R, then the force acting on the point mass small m is equals to g m m upon r plus h का होल आर स्क्वायर। प्लस एच होल सर। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है, कब है, जब प्लेनेट से बाहर आपका मास है। ठीक है, यस सर। अब आती है दूसरी बात, जब आपका जो आप जिस मास पे आप फोर्स देखना चाहते हो वो प्लेनेट के अंदर है, सपोज अगेन आई हैव अ प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, लेकिन आप इस प्लेनेट के अंदर d डेप्थ पे जाके बैठे हुए हो, डी डेप्थ पे आप जाके बैठे हुए हो, आपको ये स्मॉल मास है आपने यहाँ पे रखा हुआ है। यस ठीक है, सर। तो आपको इस मास के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो वो क्या आएगी, वो जो नेट फोर्स निकलेगी इस स्मॉल मास एम के ऊपर, वो आएगी सिर्फ अंदर वाले स्फीयर के कारण। ठीक है, ओके सर। तो ये शेडेड पिंक शेडेड रीजन है, सिर्फ इसी मास के कारण आपके ऊपर फोर्स नेट फोर्स लगेगी। दिस इज द यस सर। सेकंड लाइक स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन शेल थ्योरम। ठीक है, यस सर।
तो मतलब क्या है कि ऑरेंज वाला जो हिस्सा है, ऑरेंज जो शेडिंग कर रहा हूँ मैं, इसके कारण आपके स्मॉल मास एम के ऊपर ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगेगी, भाई मास है तो फोर्स तो लगेगी, बट नेट फोर्स जो आएगी ऑरेंज शेडेड रीजन के कारण आपके स्मॉल मास एम पे फोर्स, नेट फोर्स नहीं आएगी। और क्यों नहीं ओके आती सर। उसका हिंट देख लेते हैं। एंड इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12। तो यहाँ पे अगर आपका मास है तो इसके ऊपर देखो, इतने रीजन के कारण जो फोर्स लगेगी, जो इतने रीजन के कारण जो फोर्स लगेगी, इस इसके अंदर जो मास है उसके कारण जो फोर्स लगेगी, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट बाय द मास प्रेजेंट हेयर। ठीक है, ये मास छोटा है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, ये मास ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो यस जितनी सर। फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगा के दे विल गेट कैंसिल्ड आउट। ओके सर। ठीक है, तो नेट फोर्स किसके कारण आएगी, सिर्फ पिंक शेडेड रीजन के कारण आएगी। और पिंक शेडेड रीजन क्या है, एक और स्फीयर है ऑफ रेडियस r माइनस डी। ठीक है, यस सर। तो हम इसका अगर नाम दे दें एम प्राइम, तो क्या आएगा, एम प्राइम कितना मास होएगा, हम कहेंगे भाई एम मास और आर रेडियस का स्फीयर था, तो हम बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का मास कितना था, एम। यूनिट का कितना आएगा, एम अपॉन 4/3 पाई। एंड पिंक शेडेड रीजन कितना है, दिस इज 4/3 एम प्राइम। पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। यही तो वॉल्यूम है अंदर पिंक वाले की। यस इसके सर। कारण फोर्स कितनी आएगी, दिस इज एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो एज इट इज, इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। तो 4/3 पाई काट दीजिए, मेरे पास एम प्राइम मास कितना आ जाएगा, एम प्राइम विल बी एम आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। क्लियर। यस सर। सो अब अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ इस स्मॉल मास एम पे, तो वो क्या आएगी, अब देखो पिंक शेडेड स्फीयर के लिए तो स्मॉल मास एम तो जस्ट आउटसाइड द प्लेनेट हो गया ना। यस सर। तो अब पिंक शेडेड रीजन के लिए हमारे पास फोर्स क्या आएगी, विल से दिस फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम प्राइम एम अपॉन आर माइनस डी। और मैंने टी का विषय। ठीक है, और एम प्राइम क्या है, जी एम टाइम्स ऑफ आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, दिस इज जी एम आर माइनस डी इंटू स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब। ये फोर्स बन जाएगी आपकी। ओके सर। डन, सर एक लिख रही हो, चलो आप लिखो। ओके, अब हम अपने जी के वेरिएशन पे काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यस सर। नाउ लेट अस कम टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सिंपल सी बात देखते हैं। अगेन आई हैव अ प्लेनेट ऑफ मास एम इन रेडियस आर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक स्मॉल मास एम है एट अ हाइट से एच। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही होगी, जी बोलो। E capital M upon into small m upon r plus h whole square. ठीक है, ये फोर्स आएगी। नाउ Yes, आई sir. विल से भाई हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है भाई एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो हम फोर्स एक मास पे लगा रहा है उस फोर्स से एक्सीलरेशन कॉज हो रहा हाँ और बिल्कुल, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वही उसका एक्सेलरेशन डिसाइड कराएगी। ठीक है, तो आई विल से जो फोर्स लग रही है क्या है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू एम ए। एम से एम काट दीजिए, तो जो ये एक्सेलरेशन आई है इसी को हम नाम देते हैं जी। ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, देयरफॉर द नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
यस सर। ठीक है। सो दिस स्मॉल जी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कब आएगी, लेट्स नेम इट जी प्राइम। ये कब आएगी, जब आपका ऑब्जेक्ट एच हाइट ऊपर है सरफेस से। बट अगर हम सरफेस से पूछें तो कितनी आएगी, दिस जी विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। सो दिस स्मॉल जी विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। अब हमें देखना है कि इस g की वैल्यू में कब कब वेरिएशन आता है और किस किस चीज़ के कारण आता है। सो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g, किसी पॉइंट पे आपको लग रहा हो कि आपने कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं, सो लेट मी नो, मैं आगे प्रोसीड कर लूँगा, वो उसको टॉपिक स्किप कर लेंगे। ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनी टॉपिक जो आपको आता हो, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है। सर वेरिएशन ऑफ दी हाइट पे तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, और आता है डेप्थ आपको। पे जाते हैं तो हार्ट मतलब डेप्थ पे जाता है तो बढ़ती है और हाइट को कम होती है ये तो। नहीं, कम होती है नहीं, कितनी आएगी और कैसे निकालते हैं, बिकॉज इसकी डेरिवेशन आती है पेपर्स में। डेरिवेशन नहीं है वैसे। ओके। सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। पहला है ड्यू टू हाइट। सर मैं ये ना स्किप करा दो, मैं ये अपना नोटबुक पे एक बार जो नोट्स है इसके वही देख के मैं डेरिवेशन देख लूंगा। क्या करा दूँ, स्किप करा दूँ, क्यों, बिकॉज। जो नोट्स है उससे मैं देख के ये अच्छा, ठीक है, वेरिएशन की डन डन। डेरिवेशन देखूंगा, इसमें उन्हें टाइम ज्यादा लगेगा। ऑल राइट, ऑल राइट। सो लेट्स स्किप दिस। ओके। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप, मैं लिख देता हूँ जो टॉपिक आपको करने हैं। सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये आती है आपकी चार पांच चीज़ों के कारण। फर्स्ट इज ड्यू टू हाइट, ये आपको करना है। सेकंड इज ड्यू टू डेप्थ। थर्ड इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर ऑफ अर्थ तो बेसिक है, वही पोल्स पे आपकी जो ग्रेविटी होगी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी लार्जर। इतना ही है कंसेप्ट। देन इक्वेटर हाँ है। ठीक है। देन हाँ, देन इक्वेटर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है आपका, दैट इज ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन वाला पार्ट आपका सिर्फ जेई के लिए काम का है, एनसीईआरटी में काम का नहीं है। ओके ठीक है। सर। कि रोटेशन होने के कारण या किस लैटिट्यूड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसके कारण एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में क्या फर्क आएगा, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ जेई। यस ठीक सर। है। ओके, एंड दैट्स इट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये आप करके आओगे। ठीक है। यस सर। ओके। सो नाउ लेट अस मूव टू ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है बेसिकली, अगर आपके एक पास एक प्लेनेट है, उसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, तो वो किस स्पीड से घूमेगी, ये हमें बताना ओके है। सर। हाँ। तो अगर आपके पास एक एम मास का प्लेनेट है, एम मास का और आर रेडियस का प्लेनेट है आपके पास सपोज, और एक स्मॉल एम मास की सैटेलाइट है जो कि एच हाइट ऊपर ऑर्बिट कर रही है, ऐसे सर्कुलर मोशन में। ठीक है। ऑब्वियसली विल से कि भाई मोशन तो आपका इलिप्टिकल होना चाहिए, इलिप्टिकल आएगा, बट हम अपने अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग मानेंगे कि ऑर्बिट मेरा सर्कुलर है। ठीक है। ओके सर। तो अगेन सीधी सी बात है, सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट है सैटेलाइट की। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई सर्कुलर और मोशन में, जैसे ही आपके दिमाग में सर्कुलर मोशन आए ना, तो क्या चीज़ आनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एच, आर एम प्लस वी स्क्वायर एच। अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर आर प्लस प्लस एच एच का बीच का। होल स्क्वायर। इससे स्क्वायर काट दीजिए, एम से एम काट दीजिए, तो अगेन आप देख रहे हैं मास ऑफ सैटेलाइट से फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर। ठीक है। सो वी स्क्वायर, वी नोट का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, दिस इज कमिंग एज, या रूट हटा ये, ठीक है, वी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है। तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आ चुकी है। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच।
एंड विल से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा मतलब आसान करने के लिए, अगर इफ वी से इफ h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और बेटर से h इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर ज़्यादा हाइट पे नहीं है आपकी सेटेलाइट, ठीक है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इतना तक है लगभग, अगर तो हम क्या करेंगे, वी नोट क्या आ जाएगा, हम नेगलेक्ट कर देंगे एच को, तो वी नोट क्या आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली जी एम फोन, ठीक है। यस सर। एंड हमें पता है स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन अंदर, रूट जी आर, दिस इज माई ऑर्बिटल स्पीड। ओके अगेन सर। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, करना कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां से वी निकालना, और एक अप्रोक्सीमेशन लगती है, कि अप्रोक्सीमेशन मतलब कि एक फैक्ट है, फैक्ट भी क्या है, मतलब प्रैक्टिकलिटी में आप समझते हैं कि अगर प्लेनेट के पास में अगर सेटेलाइट घूम रही है तो ऑर्बिटल स्पीड क्या आएगी, बिकॉज जी जो है ये स्मॉल जी, ये हमने वही ली है जो सरफेस के पास होती है, हाइट के कारण अलग वैल्यूज आती है, ओके ठीक सर। है। अब मुझे बताइए हाउ मच टाइम टू हैव, बिकॉज अगला टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर अगली क्लास में बैठने को भी सही नहीं लगा। हाँ, नींद आ रही है, अगली क्लास में बैठने नहीं लगा। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतने आप हाइट और वेरिएशन डेप्थ का भी कर लेना, हाँ सर। ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट अभी तक, नो सर। चलिए, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।